हेलो। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य आप लोगों के समक्ष एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज आज का हमारा जो क्लास होगा, मैं इसमें अपनी जो कम्युनिटी टैब में डेली प्रश्न शेयर किया करता हूँ, 6 से लेके 7 प्रश्न या 10 प्रश्न भी शेयर किया करता हूँ। मैं उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराऊँगा, तो आप मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है टाइगर मैन ऑफ इंडिया नाम से जाने जाते हैं। आपको बताना वो कौन से व्यक्तित्व हैं जिनको हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज का हमारा यह पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। हमारा यह उपनयन संस्कार डिजिटल होता है, जिसमें केवल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होता है। तो देर किस बात की, अभी अपना उपनयन संस्कार कंप्लीट कीजिए। हालांकि गुरुकुल की परंपरा रही है कि जिसमें बच्चे की प्रवेश करने से पहले उपनयन संस्कार कंपल्सरी होता है, तो फिर अभी कीजिए अपना उपनयन संस्कार कंप्लीट। चलिए, मैं 10 सेकंड का इसमें समय देता हूँ आपको, आप इसका जवाब दीजिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया नाम से जाने जाते हैं, वो कौन से व्यक्तित्व हैं जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता नाम से जाना जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ आपको। यस, प्राची, आपका आंसर सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यस प्राची, गुड इवनिंग सिस्टर। आपका आंसर सी है ना, राइट आंसर है। चलिए, अगर मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा हो, प्रॉपर आवाज और वीडियो दोनों प्रॉपर आ रहा हो, तो मुझे कमेंट करके एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आवाज सही आ रहा है ना। आज ये मैं दूसरा माइक यूज कर रहा हूँ। चलिए, तो आज का जो हमारा सही प्रश्न है, पहला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला। ठीक है, इन्होंने जो भारत में जो बाघ है और टाइगर है और इन सब जो इस प्रजाति के जो जानवर हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए बहुत ही महान काम किए थे। इसीलिए इनके इनके नाम से ही जाना जाता है ना, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए, हमारा आज का अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बताना है आपको, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस हाई, जो लद्दाख में ना यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज है। थैंक यू बहन, प्राची, थैंक यू। देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको बताना है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, सॉरी, देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस हाई कहाँ पे है? लद्दाख में है। और साउथ बटन, और ये है अंडमान निकोबार में ना। यस रजनी कन्नौजिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रजनी कन्नौजिया जी। देखिए, इसका जवाब दीजिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको बताना है। हेमिसाई लद्दाख में है, साउथ मंटन यह है अंडमान निकोबार में है, और जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताएं। यस रजनी, ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हेमिसाई ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। और हेमिसाई, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न है, किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है ना? आपको बताना है किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है ना। चलिए, 10 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप इसका आंसर ABCD करके भी दे सकते हैं। यस रजनी, आपका आंसर सही है ना? रजनी और प्राची दोनों लोगों का आंसर सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश। ओके, आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश। ये हो गया मध्य प्रदेश हमारा सही ऑप्शन। चलिए, हम अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो पता है ना, इसे इस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाता है मध्य प्रदेश में। वर्तमान में जो टाइगर की संख्या है, सॉरी, हाँ, जो बाघ की संख्या है ना, चीता वगैरह बाघ की संख्या जो है, वो सब उसकी संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है इस वर्तमान में? मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक है अन्य राज्यों की तुलना में।
ओके, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा, गिर, केवलादेव, दाचीगाम। ठीक है, 4 ऑप्शन है, काजीरंगा, गिर, केवलादेव और दाचीगाम। इन 4 में से आपको बताना है। आप मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए, जो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मैं वेट कर रहा हूँ ना, 10 सेकंड का मैं आपको समय देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं। यस, प्राची काजीरंगा। काजीरंगा है ना जो है, यह असम में है। ठीक है, असम में है। असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर। असम में है और यह वन हॉर्न्स राइनोज के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडा के लिए बहुत ही फेमस है ना। हमें हमें लगता है कि आसाम का नेशनल एनिमल भी है। ओके, आसाम का, जहाँ तक मुझे पता है ना, मे बी आई मे बी रॉन्ग। ये क्या है? काजीरंगा। ठीक है, ये याद रखना। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गिर गुजरात में है। ठीक है, गिर कहाँ पे है? गुजरात में है। एशियन टाइगर के लिए क्या है? बहुत फेमस है, एशियन लायंस। और केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में है ना। ओके, चलिए, तो हमारे ये ऑप्शन 4 थे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ना, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, राजस्थान। 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, राजस्थान। इन चारों में से कौन सा सही होगा? ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है ना? या रजनी, आपका आंसर सही है ना? आपका आंसर सही है। आप अपनी सिस्टर से बहुत झगड़ा कर रही है ना, मैंने आपके कमेंट सेक्शन में एक बार पढ़ा था। रजनी जी, आप अपने सिस्टर से बहुत झगड़ा करती हैं। चलिए, ये हमारा अगला प्रश्न है, मेघालय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। नोकरेक जो राष्ट्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? मेघालय में है। ओके, मेघालय में है। यस, प्राची, आपका भी आंसर सही है ना? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मेघालय में। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है ना? या ध्यान रखना है, सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी, तो ये शीत मरुस्थल है जो है ना, शीत मरुस्थल। ठीक है, एक मरुस्थल है। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है। ओके, हिमाचल प्रदेश में है, शीत मरुस्थल के नाम से। वो क्या है? भारत का सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, याद रखना। ऊपर वाला जो राष्ट्रीय उद्यान था ना, कौन था? हेमिस हाई। यस, कमेंट सेक्शन में मैं आपके चैनल पे गया था, वहां पे देखा था। वो आप अपनी सिस्टर क्यूट गर्ल थी ना, उनसे एक बातचीत कर रही थी। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके, ये जो है सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ना, याद रखना। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है ना? भारत का सबसे प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। मुझे लगता है डिब्रू सैखोवा जो है ना, जो सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, डिब्रू सैखोवा ना। दूसरा नोकरेक, तीसरा नीलगिरी, और चौथा अगस्त्य मलाई ना, चौथा अगस्त्य मलाई। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। प्राची, ऑप्शन ए, मुझे लगता है कि ऑप्शन ए ऊपर वाले दिया था जवाब ना। हाँ, यस, इसका जवाब क्या होगा? भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सी, यस, नीलगिरी ना, नीलगिरी। यस, प्राची, प्राची और रजनी, आप दोनों का आंसर सही है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये हो जाएगा। और नीलगिरी ना, नीलगिरी क्या है? भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ओके, याद रखना है। चलिए, वो डिब्रू सैखोवा क्या है? ये आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में है। और डिब्रू सैखोवा या फिर यस, जहाँ तक मुझे पता है अरुणाचल प्रदेश में ही है, नहीं तो असम। ओके, ये क्या है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है डिब्रू सैखोवा। ओके, चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ना, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ओके, मैं सिस्टर्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब मेरे ये जो यूट्यूब फैमिली है, अब मेरे परिवार का एक हिस्सा है ना, इसमें मैं निरंतर
कार्य करता रहूँगा। हालाँकि मेरा तो थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू था, जिसके कारण मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेक्चर्स। इस पे अब मैं निरंतर कार्य करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हेल्थ इश्यू के कारण मैं इस पे थोड़ा-सा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए, आप लोग भी अब शेयर करते रहिए, अपने भाई का सपोर्ट कीजिए, ठीक है? हम जल्दी से जल्दी हमारा परिवार क्या हो, 1000 प्लस हो जाए ना। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा होगा? कच्छ का रण, नीलगिरी, या फिर अगस्त्यमलाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। यस प्राची, आपका आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना? अगर इस प्रश्न का जवाब दे रही है तो आपका आंसर क्या है? सही जवाब है ना? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, तो ये हो जाए कच्छ का रण ना, ये गुजरात में है, ठीक है? ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसमें मैं जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये क्या है प्रश्न है ना, ये सारे 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 प्रश्न क्या है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्न है, हालांकि जियोग्राफी में भी है। तो इसमें मैं यस, थैंक यू रजनी, थैंक यू। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, कच्छ का रण, ये कहाँ पे? गुजरात में है ना, याद रखना है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर। और ये होम स्टेट है अपने वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? और माननीय नरेंद्र मोदी जी का क्या है? होम स्टेट है। तो याद रखना है। और नीलगिरी क्या है? भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना। अगस्त्यमालाई कहाँ पे? ये आई थिंक नवीनतम है, आई थिंक नवीनतम है ना, अगस्त मलाई। ओके, नवीनतम है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, अभी लेटेस्ट में ये बना था, आई थिंक 2012 13 की 12 या 13 ना, इसके आसपास। चलिए, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं ना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, उनको कई भागों में बांटा गया होता है। उनको कई भागों में बांटा गया होता है। जो सबसे बीच वाला भाग होता है, अब नहीं, सॉरी, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको बताना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग कौन-कौन सा इसमें से होता है ना, आपको बताना है। ऑप्शन ए है केंद्रीय भाग, दूसरा है बफर सेंटर क्षेत्र, सॉरी, तीसरा है संक्रमण क्षेत्र, चौथा है उपरोक्त सभी। आपको इनमें से बताना है कि कौन-कौन सा जो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं उसके भाग हैं, आपको ये बताना है ना? चलिए, इसका जवाब दीजिए तुरंत, तुरंत जवाब दीजिए इसका। केंद्रीय भाग, बफर क्षेत्र, या संक्रमण क्षेत्र, या फिर उपरोक्त सभी। यस, रजनी, सॉरी प्राची, आपका आंसर सही है ना? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रजनी जी लग रहा सो गई हैं, इसमें 2 लोग लाइव देख रहे हैं। रजनी जी, हिंट आ गया आपको। ओके, ये हो जाएगा प्राची, आपका आंसर सही है ना? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया होता है। सबसे बीच वाले क्षेत्र में, जिसमें जानवर रहते हैं ना, जिस जानवर के लिए वो बनाया गया होता है, वो जानवर उस क्षेत्र केंद्रीय भाग में रहते हैं, और उस क्षेत्र में केवल मॉनिटरिंग की जाती है, यानी जानवरों की देख-रेख करने के लिए बस वही लोग उपस्थित होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, तो वही लोग उपस्थित होते हैं, या उसके कर्मचारी, वही लोग केवल उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और बफर क्षेत्र, उसके बाहर एक बफर क्षेत्र क्रिएट किया जाता है, जिसमें केवल अनुसंधान, रिसर्च करने के लिए या रिसर्चर्स लोग प्रवेश करते हैं, या फिर उसमें प्रवेश जो पर्यटक होते हैं, जो पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं, वो लोग भी प्रवेश करके उसमें देखते हैं ना, तो पर्यटन के लिए भी खुला होता है। और जो इसके बाहर जो क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र, सॉरी, हाँ, संक्रमण क्षेत्र जो बाहर होता है, उसमें छोटा-मोटे वहाँ के लोकल लोग भी रहते हैं। ओके, तो याद रखना है, उसमें सब कुछ अलाउ होता है। सब कुछ नहीं, हालाँकि बड़े-बड़े उद्योग नहीं अलाउ होते हैं। ओके, याद रखना है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी ना, सभी के सभी क्या हैं? ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के क्या है? भाग है। ओके, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के क्या है? भाग है। ओह! मेरा भी नेट बहुत स्लो चलता है यहाँ पे भी ना। अब इस समय जो रात है ना, ये रात को मुझे लगता है कि अच्छे से चलता है। रजनी जी, आप वोडाफोन का सिम ले लीजिए ना। वोडाफोन का सिम 12 बजे से लेके 6 बजे तक एकदम बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है। हालाँकि बड़े रिचार्ज में होता है, 2-3 महीने का जब रिचार्ज कराएँगी, तो उसमें 12 बजे से लेके के 6 बजे तक पूरा नेट बिल्कुल फ्री होता है। और जो वीकेंड डाटा होता है, जो मतलब जैसे कि हर रोज़ अगर आपका डाटा खत्म नहीं हो पाया, तो वो बचा रहता है, और वो आप शनिवार को या शनिवार और रविवार को चाहे तो यूज़ कर सकती हैं, जो डाटा डेली बचा रहता है। काफ़ी अच्छा है ना इसमें? चलिए, आप देखिएगा। चलिए, ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है ना? आपको बताना है सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो ओके, तो देखिए, जो अंडमान निकोबार है वो यूनियन टेरिटरीज है। हालाँकि अब मुझे इसका आंसर यहाँ पे इसमें ये भी डालना चाहिए था ना, अंडमान निकोबार भी डालना चाहिए था।
नागिन डांस ना, जब बांग्लादेश से जब कभी मैच होता है तो बांग्लादेश के खिलाड़ी नागिन डांस करते हैं, खूब ज्यादा चिढ़ाते हैं ना, जब जीतते हैं तो नागिन डांस करके चिढ़ाते हैं। देखिए, जो सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है ना, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, ओके, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा है केरल, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा सही होगा। मणिपुर, असम, केरला या फिर उड़ीसा। आपको बताना है कौन कौन सा सही होगा। यस प्राची, केरल ना। ओके, चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। केरला। आपका प्राची, आपका भी आंसर सही है। और रजनी, आपका भी आंसर सही है ना, केरल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये राज्य है और यहाँ पे मानसून प्रवेश करता है। हालांकि इससे पहले अंडमान निकोबार में मानसून प्रवेश कर जाता है। ओके, मानसून इससे पहले अंडमान निकोबार में भी प्रवेश कर जाता है, और राज्य के रूप में वो यूनियन टेरिटरीज है ना, तो याद रखना है। आप दोनों लोगों को ना मेरी तरफ से बेस्ट विशेष की जल्दी से जल्दी आप लोगों की हेल्थ रिकवरी हो ना, स्पीडी हेल्थ रिकवरी हो, काफी फास्ट ना। चलिए, तो हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है। कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन कब होता है। आपको बताना है सबसे बड़ा दिन कब होता है। 22 दिसंबर, 23 जून, या फिर 23 मार्च, या फिर 21 सितंबर। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन कब होता है। कर्क रेखा पे दिन सबसे बड़ा तभी होगा जब कर्क रेखा पे मतलब आसपास जब वो क्या हो, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हो ना, तभी क्या होगा, कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन होगा। हालांकि जो कर्क रेखा है भारत के अ, 8 राज्यों से ना, 8 राज्यों या 7 राज्यों से, आप मुझे कमेंट करके बताइए, 8 या 7 ना, राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। ओके, पहला है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, और आई थिंक राजस्थान भी है ना, मध्य प्रदेश राजस्थान 3 हो गया, और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हुए आप लोग मुझे बताइए। ओके ओके, ये रजनी 21 जून ना, 21 जून। और प्राची, आपका भी आंसर सही है ना, 21 जून। और देखिए 21 जून और 23 जून दोनों सही है ना, दोनों सही है। जैसे कि मेरे पास एक बुक है, महेश वर्णवाल सर का बुक है, उसमें मैं उसी में पढ़ रहा था ये बुक, ये प्रश्न। तो उसमें 23 जून दिया था, हालांकि 21 जून सही है ना, वहाँ वो मुझे भी पता है 21 जून। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही, क्या हो जाएगा, 23 जून हो जाएगा ना। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। और हाँ, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ना, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, 21-22 दिसंबर को ना। और 23 मार्च को क्या होता है, 23 मार्च को क्या होता है बताइए। बराबर होता है ना, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। और 21 सितंबर को भी, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, केइबुल लामझाओ, केइबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है। आपको बताना है केइबुल लामझाओ किस स्टेट में है। अरे नहीं नहीं, सही है ना, 23 जून भी सही है। ओके, 23 जून भी सही है, मैंने बुक में देखा था, हालांकि मुझे भी पता है 21 जून होता है। ओके, 23 जून भी सही है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, केइबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। आपको बताना है किस झील में है, सॉरी किस झील में, बहुत ही फेमस झील है ना। इसमें जो इसमें एक द्वीप है, इस झील के अंदर ही एक द्वीप है, और उस द्वीप को तैरता हुआ द्वीप भी कहा जाता है ना, तैरता हुआ द्वीप भी कहा जाता है। उसी द्वीप पे, द्वीप आप समझ रहे हैं ना, जो चारों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, ये हालांकि वो झील क्या है, बड़ा है, तो उस झील के अंदर ही एक छोटा सा द्वीप है जो राष्ट्रीय पार्क भी है। ओके, तो उसका नाम है केइबुल लामझाओ, केइबुल लामझाओ। ओके, यस रजनी, आपका आंसर सही है, और प्राची आपका भी आंसर सही है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसका नाम क्या है, लोकतक झील। लोकतक झील कहाँ पे, मणिपुर में ना। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ओके, आपको बताना है कि मणिपुर की, सॉरी मणिपुर का सीमा किस देश के साथ लगता है ना, मणिपुर की सीमा किस देश के साथ लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मणिपुर की सीमा किस देश के साथ लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऑप्शन दे रहा हूँ ना, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, 3 ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन में से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मणिपुर की सीमा किस देश के साथ लगती है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लोकतक झील में केइबुल लामझाओ, ये राष्ट्रीय पार्क जो है इसके अंदर ही है, एक द्वीप है, उसी द्वीप पे यह पार्क स्थित है ना। चलिए, सॉरी, देखिए
लोकतक झील हो गया ना आंसर। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ज्वालामुखी निर्मित झील है। आपको बताना है कि इस झील चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा झील जो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है ना, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है ना, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, आपको बताना है ना। चलिए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन है बैकाल झील, दूसरा है लोमार झील, तीसरा है डल झील, चिल्का झील ना। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कौन सा झील जो है ज्वालामुखी निर्मित है ना, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। पहला ऑप्शन बैकाल झील, दूसरा ऑप्शन लोमार झील, तीसरा ऑप्शन डल झील, चौथा ऑप्शन चिल्का झील। अरे सिस्टर्स, मेरा भी तबीयत खराब है इस समय बहुत ज्यादा। आप लोगों की दुआओं की वजह से जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। दुआ करना आप लोगों। आप लोग देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सा है? आपको बताना है बैकाल झील, दूसरा ऑप्शन लोमार झील, तीसरा ऑप्शन डल झील, चौथा ऑप्शन चिल्का झील ना। यस, लोमार झील इज राइट आंसर। प्राची जी, आपका आंसर सही है ना, लोमार झील इज राइट आंसर। देखिए, जो लोमार झील है ना, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ओके, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ऐसा माना जाए कि वहाँ पे कोई एक पिंड भी गिरा था ना, उल्कापात, कोई बहुत बड़ा पिंड आके गिरा था, तो वहाँ पे जमीन क्या हुई, धंस गया है, ऐसा भी माना जाता है। और हालांकि ज्वालामुखी निर्मित भी माना जाता है, तो दोनों सही है ना। चलिए, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? लोमार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? मुंबई में है ना। सॉरी, हाँ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? मुंबई में। ओके, चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है लोकतक झील किस राज्य में है? अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि लोकतक झील किस राज्य में है। ओके, लगता है रजनी जी का नेट फिर से नागिन डांस करने लगा, फिर से नागिन डांस करने लगा। चलिए ठीक है, रजनी अपने भैया से कनेक्ट करा लीजिए इंटरनेट। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है लोकतक झील किस राज्य में है ना। ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा मणिपुर, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पंजाब। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, नागालैंड, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश। यस, रजनी सॉरी प्राची, आपका आंसर सही है ना, मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर ना। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है? इम्फाल में ना। चलिए, ये रहा लोकतक झील। लोकतक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है ना, याद रखना है। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है ना। आपको बताना क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पहला ऑप्शन बुलर झील, दूसरा ऑप्शन चिल्का झील, तीसरा ऑप्शन डल झील, चौथा ऑप्शन नक्की झील ना। आप मुझे बताइए। देखिए, जो बुलर झील, चिल्का झील जो है ये सबसे बड़ा लैगून झील है ना, लैगून झील है। ओके, लैगून जिसमें क्या हो, समुद्री जल क्या हो, प्रवेश कर गया हो ना, समुद्री जल जिसमें प्रवेश कर गया हो उसे लैगून झील बोलते हैं। और खारे पानी की भी झील है ना, खारे पानी की झील है। यस, प्राची, आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन इज राइट आंसर, बुलर झील। ये कहाँ पे है? कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और आई थिंक झेलम नदी किनारे निर्मित है ना, झेलम नदी किनारे। ओके, बुलर झील और मीठे पानी की झील है। चलिए, हम चलते हैं अपने जो चिल्का झील है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में ना। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर। लिंगराज टेम्पल वहीं पे ना, और कोणार्क सन टेम्पल भी वहीं पे है। ओके, मैं हिस्ट्री का लेक्चर जब अपलोड करूंगा तो उसमें मैं ये सब सारे के सारे फैक्ट बताऊंगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है माजुली द्वीप। ओके, माजुली द्वीप, ये नदी द्वीप है ना, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो क्या हो, नदी द्वारा निर्मित है। ओके, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। और यह किस नदी पे है आपको ये बताना है, जो नदी द्वीप है यह किस नदी पे है? ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन सॉरी चौथा मैकांग है ना, मैकांग। ओके, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, मेकांग। आपको इनमें से बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी करके भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। बताइए प्राची, प्राची जी बताइए। आप लाइव देख रही हैं ना। चलिए,
बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं 10 सेकेंड का समय देता हूँ आपको। यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ना, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है, सही है। ओके, यस प्राची, आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे है माजुली द्वीप, और ये एक जिला भी है, आई थिंक एक जिला भी है ना। माजुली द्वीप क्या है, एक जिला भी है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है और आसाम में है। कहाँ पे है, आसाम में है। और यह विश्व का सबसे बड़ा किसी नदी द्वारा निर्मित एक क्या है, एक द्वीप है ना। नदी के अंदर ही एक द्वीप का निर्माण हो गया और उसपे एक शहर बस गया जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। और यह ब्रह्मपुत्र में स्थित है। ओके, तो याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है यह निर्मित माजुली द्वीप। याद रखना, काफी फेमस द्वीप है यह। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, असम की राजधानी कहाँ पे, ना आपको बताना है असम की राजधानी कहाँ पे है। असम की राजधानी कहाँ पे है। पहला ऑप्शन दिसपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा कोलकाता, चौथा दिल्ली। ओके, पहला ऑप्शन दिसपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा कोलकाता और चौथा ऑप्शन दिल्ली। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है ना। मैं 10 सेकेंड का समय देता हूँ। असम काफी इजी क्वेश्चन है ना। दिसपुर, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली। दिसपुर, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, आपको बताना है कमेंट करके। असम की राजधानी कहाँ पे है, दिसपुर, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली। यस, दिसपुर है ना, दिसपुर राइट आंसर ना। असम की राजधानी कहाँ पे है, दिसपुर। ओके, असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही, जो वन वन हॉर्न्स राइनोज के लिए फेमस है। एक एक सिंहा गैंडा के लिए क्या है, फेमस है, बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है वह कौन सी है। नदी द्वीप का नाम बताना। जस्ट मैंने अभी ऊपर इसका जिक्र किया था। मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। नदी द्वीप कौन सा है ना, आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है। देखिए गोरखपुर ना, गोरखपुर जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका मठ यहीं पे है ना, गोरखपुर पे ही गोरखनाथ मंदिर है। ये मेरे घर से आई थिंक बहुत नजदीक ही है ना। ओके, हम लोग यहाँ पे अक्सर जाते भी रहते हैं। अगर आप आइएगा जरूर घूमने आइएगा यहाँ पे गोरखपुर। ओके, तो ये देखिए भारत की जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है, आपको बताना है कौन सा है। माजुली द्वीप और दिसपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। गोरखपुर, माजुली, दिसपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राची, इसका आंसर आप दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, 10 सेकेंड का आपको समय देता हूँ। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं वेट करता हूँ अभी 10 सेकेंड और। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। माजुली द्वीप ना, माजुली द्वीप क्या है, सही जवाब है। ओके, दिसपुर असम की राजधानी है ना, इनमें से कोई तो बिल्कुल नहीं होगा ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये ऑप्शन, इसका मैं खुद ही जवाब दे दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ओके, चलिए हम चलते हैं आइसलैंड क्या है, विश्व का आई थिंक सबसे बड़ा द्वीप है। आइलैंड ना, जो क्या है, जो चारों तरफ से समुद्री जल से घिरा होता है ना, उसे बोलते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये वीडियो मुझे अपलोड करना था, हालांकि हेल्थ इशू के कारण मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। ओके, लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, जिससे कि हम कुछ दिन के बाद मैं इसे लेक्चर को रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग, दो देवप्रयाग में मिलने के बाद, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में क्या करती हैं, मिल जाती हैं। उसके बाद एक नए नए नदी का निर्माण होता है ना, दोनों मिल करके एक नए नदी का निर्माण करती हैं। वो नदी कौन सी है, आपको बताना है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी मिल जाती हैं, तो फिर किस नदी का वहां से उत्पत्ति होता है, आपको बताना है। नामकरण होता है या बोल सकते हैं ना। गंगा नदी, यमुना नदी या फिर कोसी नदी या फिर कावेरी, आपको बताना है इनमें से। गंगा नदी, यमुना नदी
या फिर कोसी या फिर कावेरी। भागीरथी और अलकनंदा दो नदी मिलकर के एक नए नदी का निर्माण करती हैं, वहां से एक नई नदी का उत्पत्ति होता है जिसका नाम क्या है आपको मुझे कमेंट करके बताना है विद इन 10 सेकेंड। आई एम वेटिंग योर। यस, गंगा नदी ना। प्राची, गंगा नदी। गंगा माता आपको जल्दी से क्या कर दें, स्वस्थ कर दें, ताकि ओके। चलिए, हम ऐसा कामना करते हैं गंगा माता से ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये गंगा नदी क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यमुना नदी क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। और कोसी बिहार का शोक शोक भी बोलते हैं ना, कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोलते हैं। कावेरी नदी कहाँ पे है, इसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं ना, दक्षिण की गंगा बोलते हैं कावेरी नदी को। ओके, याद रखना है। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ दूर भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली नदी है ना, आपको बताना है कि कुछ दूर जो एक नदी है जो भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाती है। ओके, देखना है, आपको बताना है कुछ दूर भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली वो नदी कौन सी है, आपको बताना है। गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी या फिर झेलम नदी। गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी या फिर झेलम नदी, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। गंगा, यमुना, सतलज और झेलम। यस, झेलम नदी है ना। प्राची, आपका आंसर सही है, झेलम नदी। देखिए, जो झेलम नदी है ना, ये कुछ दूर डायरेक्ट उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब सॉरी, उत्तर से दक्षिण की तरफ इस दिशा में बहती है, और कुछ दूर यह भारत और पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण भी करती है ना, सीमा का निर्धारण भी करती है ना। तो ये हो जाएगा झेलम इज राइट आंसर। ओके, झेलम इज राइट आंसर। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है। ये काफी फेमस प्रश्न है। कुछ नदियां हैं जो पंजाब को 5 नदियों का क्षेत्र बोला जाता है ना, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। ओके, और सिंधु को उसमें जोड़ देंगे, और पौराणिक पौराणिक एक नदी है ना, सरस्वती, सरस्वती नदी को जोड़ देंगे तो 2 नदियां ये हो गई, और 5 नदियां वो, पूरा मिला करके 7 नदियां हो गई। तो इसीलिए उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश यानी 7 नदियों का वह प्रदेश कहा जाता है। तो याद रखना है, इन 7 नदियों के नाम पे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, और 5 नदियों के नाम पे पंजाब को पंजाब कहा जाता है ना। तो याद रखना है। तो उसी उसी में एक 5 नदियों है जो होती हैं, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। उन्हीं में से एक है ब्यास। ब्यास का एक प्राचीन नाम था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्यास नदी को प्राचीन में काल में किस नाम से जानते थे, तो वो हो जाएगा बिपाशा, है ना, बिपाशा। यस, रजनी, आपका आंसर सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और प्राची, आपका भी आंसर सही है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और रजनी इज बैक राउट नाउ। ओके, वेलकम बैक। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, बिपाशा। ब्यास की ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा। ओके, याद रखना है। और सतलज नदी की क्या नाम था, शतुद्री। सतलज नदी का क्या नाम है, शतुद्री, और प्राचीन नाम है ना। और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं ना, दक्षिण की गंगा। ओके, सरस्वती क्या है, पौराणिक नदी है, वर्तमान में क्या होगी, विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती क्या है, विलुप्त हो चुकी है। और इसका सरस्वती नदी का नाम मिलता है ना, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का नाम मिलता है, और उस समय की सबसे पवित्र नदी थी। ओके, सरस्वती क्या है, पवित्र नदी थी। और चलिए, हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, आपको बताना है किस नदी पर है। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। उन्हीं में से किसी एक नदी पे है, आपको बता देना है। मैंने नाम दिया है, आप मुझे लगता है चुन लेना चाहिए आपको। पहला ऑप्शन है कावेरी नदी पे, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पे, तीसरा है गंगा नदी पे, और चौथा ऑप्शन है सतलज नदी पे। आपको बताना है इनमें से कौन सा जवाब सही होगा। ओके, कावेरी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा नदी पर, और या फिर सतलज नदी पे ना। यस, रजनी, आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, सतलज नदी पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी पे हो जाएगा। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, सतलज नदी पे ना। और देखिए, जो भाखड़ा नांगल बांध है ना, ये आई थिंक जहां तक मुझे पता है ना, विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध है, यानी कि ओके, ग्रेविटेशनल बांध है। ओके, तो ये बताना है ग्रेविटी, यानी ये जब जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है ना, उसके विरुद्ध ऊंचाई पर स्थित है ना। ओके, ऊंचाई पर स्थित है, तो याद रखना है। यस, प्राची, आपका आंसर सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आप दोनों का आंसर सही है ना। ये हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी की जो लंबाई है वह किस राज्य में सर्वाधिक है। आपको बताना है गंगा नदी की जो लंबाई है
ओके, गंगा नदी की जो लंबाई है वह किस राज्य में सर्वाधिक है? आपको बताना है गंगा नदी की लंबाई वो सर्वाधिक किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार ना। पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार ना। हाँ, मैं भी डांस कर लेता हूँ, मैं भी डांस करता हूँ। जब गांव में जब बारात जाती है ना तो जब हम अपने दोस्त के किसी की बारात जाते हैं तो फिर वहाँ पे डांस करते हैं, मजा आता है ना। चलिए, हमारा ऑप्शन है गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में ना। उत्तर प्रदेश में क्या है? गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक है। ओके, तो याद रखना है उत्तराखंड में गंगा नदी कहाँ से आई थिंक मिर्जापुर कहाँ से बहती है? ओके, पहले जल्दी से जल्दी आप लोग स्वस्थ होइए फिर देखा जाएगा ना। पहले जल्दी से आप स्वस्थ होइए। ओके, चलिए हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? मेरी दीदी के घर शादी है 5 मई को, 5 मई को शादी है, वहां पे जाएंगे डांस करेंगे अपने सिस्टर्स के साथ। 5 मई को वहां पे शादी है, मैं वहां पे जाऊंगा। तो ये हो जाएगा गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है ना। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में, सॉरी आप लोग बता चुके हैं ना उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है ना। मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया था ना, ऊपर वाले प्रश्न में बताया था ब्यास नदी को क्या बोलते हैं? बिपाशा। ओके, और अस्कनी, आई थिंक चेनाब नदी को अस्कनी बोलते हैं ना। और सतलज को क्या बोलते हैं? आपको बताना है गंगा बोलते हैं, यमुना बोलते हैं, सतुद्री बोलते हैं या फिर ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। प्राची, मैंने आपका कमेंट देख लिया था ना, 21 मई को है, इसलिए डिलीट कर दियो ताकि मैं बुलाना ना पड़े आपको मुझे। हाँ, इसीलिए डिलीट कर दियो ताकि मैं देख ना पाऊँ। ये देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी सतुद्री ना। यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रजनी आपका भी आंसर और प्राची आपका भी आंसर सही है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। और प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप वो लोग बिहार का शोक जानते होंगे ना। और बिहार का शोक काफी फेमस नदी है, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि वो अपना मार्ग जब बाढ़ आता है ना तो बदल देती है, बदलती रहती है, तो काफी ज्यादा तबाही आता है बाढ़ में। तो ये हो जाएगा, आपको बताना है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। कोसी को तो बिहार का शोक कहा जाता है, परंतु बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा, मैं इसका इसका आंसर वेट करूंगा, इंतजार करूंगा ना 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इंतजार करता हूँ, देखता हूँ किसका सही होता है। ओह हाँ, गर्मी तो रहेगी ना। 10 मई को मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रजनी ना, इन एडवांस। एडवांस में आपको आपकी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, चलिए। यस, प्राची दामोदर नदी ना, दामोदर नदी सही है ना, आपका आंसर सही है दामोदर। और रजनी आपका भी आंसर सही है ना, दामोदर नदी। ओके, दामोदर नदी को बिहार का क्या बोला जाता है? सॉरी, बंगाल का शोक बोला जाता है ना, बंगाल। यानी कि वर्तमान में बंगाल दो भागों में है ना, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश है और जो पश्चिमी बंगाल है वो भारत की जो क्षेत्र है वो उसे बोलते हैं बंगाल। हालांकि पश्चिमी बंगाल उसका नाम है ऑफिशियली। तो ये जगह पश्चिमी बंगाल का शोक क्या है? दामोदर नदी, याद रखना है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? जस्ट मैंने अभी इसके ऊपर जिक्र किया था। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी, गंगा नदी, माही नदी या फिर यमुना नदी? कोसी नदी, गंगा नदी, माही नदी या फिर यमुना नदी? वेलकम बहन। ओके, जल्दी से आप अपने बर्थडे से पहले ही स्वस्थ हो जाएं। ओके, देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कोसी नदी, दूसरा ऑप्शन माही नदी और तीसरा चौथा ऑप्शन यमुना नदी ना। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। सही ऑप्शन है कोसी नदी ना, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यस, रजनी और प्राची आप दोनों लोग का आंसर सही है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कोसी नदी ना।
चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा एक चीज बताइए, जो इसमें से गंगा नदी है ना, इसका उत्पत्ति कहाँ होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर एक बार जब नदी बहते हुए उत्तर की तरफ आती है और फिर बहते हुए दक्षिण की तरफ जाती है, मतलब घूम करके, तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। ओके, माही नदी ये कहाँ पे? गुजरात में बहती है, गुजरात में। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी का मुख्य स्रोत कौन सी हिमनद है? आपको बताना है। हिमनद मतलब ग्लेशियर। ओके, हिमनद मतलब ग्लेशियर। तो ये बताना है आपको, गंगा नदी का जो मुख्य स्रोत है, यानी कि जहाँ से वह पानी प्राप्त करती है ना, जल। ओके, मुख्य स्रोत आपको बताना है कौन सा है। इस तो ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर। ओके, हिमनद। तो बताना है यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत क्या है जहां से वो जल प्राप्त करती है? मैं इसका, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर। मैं 10 सेकेंड का आपको समय देता हूँ। ओके, यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। यस, गंगा के नाम पे ही पड़ा है गंगोत्री ना, सेम सेम। ओके, तो ये हो जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से ना, गंगोत्री ग्लेशियर से ही इस नदी को जल प्राप्त होती है। ओके, तो याद रखना है, गंगा गंगा गंगोत्री से ना। यस प्राची, आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमें लगता है कि कोई एक और मेंबर लाइव जुड़ गए हैं, तो उनका हम अपने इस क्लास में स्वागत करते हैं। हमारे इस क्लास का नाम क्या है? सत्येंद्र का गुरुकुल। अपने गुरुकुल की क्या है? परंपरा रही है, अपने ही नहीं, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि यहाँ पे गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता था। तो फिर देर किस बात की, आप भी उपनयन संस्कार कराइए। और यह उपनयन संस्कार क्या है? डिजिटल है। केवल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से ही आपका उपनयन संस्कार कंप्लीट। तो फिर देर किस बात की, अभी कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अच्छा एक चीज बताइए, जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी की उत्पत्ति होती है ना, यमुना नदी की उत्पत्ति, वहीं से वो जल प्राप्त करती है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गंगा यमुना और सरस्वती मूवी आप लोगों ने देखा होगा ना, गंगा यमुना सरस्वती। अगर नहीं है तो फिर देख लेना, अमिताभ बच्चन का मूवी है ना, अच्छी मूवी है। ओके, पारिवारिक मूवी है, तो देखना जरूर ना, गंगा यमुना सरस्वती। तो आपको बताना है कि गंगा यमुना सरस्वती जो तीनों नदियां हैं, हालांकि जो सरस्वती है यह विलुप्त हो चुकी है ना, वर्तमान में क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। तो आपको बताना है कि यह सरस्वती, गंगा और यमुना तीनों नदियां किस स्थान पे मिलती हैं? किस स्थान पे मिलती हैं? इनका संगम कहाँ पे हुआ ना, जहाँ पे ये तीनों नदियां मिली हुई हैं? तो पहला है कश्मीर, ऑप्शन है पहला कश्मीर, दूसरा मथुरा, तीसरा ऑप्शन प्रयागराज, प्रयागराज या इलाहाबाद ना, प्रयागराज। यस प्राची, आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन सी, प्रयागराज इज राइट आंसर। ओके, प्रयागराज का नाम ही इलाहाबाद हुआ था पहले था, मतलब ठीक है, अब इसमें इसका नाम बदल करके प्रयागराज हो गया है, तो याद रखना है। ओके, गोवा कहाँ पे? गोवा तो दक्षिण में है ना, ये तो होगा नहीं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपको बताना जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ओके, आपको बताना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। यस सर रजनी, आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रजनी आपका आंसर सही है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कावेरी, कावेरी आपको बताना है कौन सा है, कावेरी नदी या फिर यमुना नदी या फिर सतलज या फिर रावी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, कावेरी नदी, यमुना नदी, सतलज नदी या फिर रावी नदी। यस प्राची, आपका आंसर सही है, यमुना नदी ना। यमुना नदी क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कावेरी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं ना, आई थिंक बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं क्या? बूढ़ी गंगा, आई एम नॉट श्योर। और कावेरी नदी ठीक है, दक्षिण की गंगा बोलते हैं। और सतलज के यहाँ पे इसी पे भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है ना, राबी। राबी, अच्छा एक चीज देखना, राबी नदी के किनारे ना हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, राबी नदी के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन ना। हालांकि हड़प्पा हड़प्पा जो स्थान है वो राबी नदी के किनारे ही है, हड़प्पा ना, जिसकी उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हालांकि आप लोग आई थिंक अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा ना, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं ना, इंस्टाग्राम पे इसमें मैं उपस्थित हूँ, जिसका नाम क्या है? सत्येंद्र का गुरुकुल या फिर सत्येंद्र मौर्य। आई थिंक सर्च करने पे आ जाना चाहिए, अगर नहीं भी आता सर्च करने पे तो फिर सत्येंद्र का गुरुकुल सर्च करेंगे तो आप लोग जरूर आ जाएगा ना।
तो ये रहा मैं इंस्टाग्राम पे, इसका यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि 5 नदियों का वो जो राज्य है ना, 5 नदियों का राज्य कौन-सा है? इनमें से बताना है आपको कौन-सा है 5 नदियों का राज्य, जहाँ से 5 नदियाँ होके बहती हैं। तो पहला असम, दूसरा ऑप्शन मेघालय, तीसरा ऑप्शन पंजाब, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश ना। पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा पंजाब, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश है। इनमें से आपको बताना है कि कौन-सा सही जवाब होगा। मैं वेट करता हूँ हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग में कोई एक मेंबर और जुड़ गए हैं इसमें। मुझे लगता है कि आज में जो है ना, आज का मैक्सिमम 5 लोग देख रहे हैं। तो कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए। यस रजनी, आपका आंसर सही है ना? ऑप्शन यस, पंजाब इज राइट आंसर। पंजाब, पंजाब इज राइट आंसर। ओके, और तो ये हो जाएगा ना, पंजाब इज राइट आंसर। और यहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती हैं? सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। ओके, तो याद रखना है, ये हो जाएगा पंजाब। पंजाब को 5 नदियों का क्षेत्र राज्य भी कहा जाता है ना, इसीलिए इसी के नाम पे पड़ा है पंजाब। यस सही है। मैं भी इंस्टा यूज नहीं करता हूँ, मुझे कुछ इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है, बस ऐसे ही बना लिया हूँ आईडी ना। अभी मैं उसमें कुछ वर्क वर्क नहीं करता हूँ, या कोई रील्स शेयर करना या फिर कोई फोटोज वीडियोज वगैरह शेयर करना, परंतु अब हम बना लिए हैं अब। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे पूछा है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ना कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है, दोनों में अंतर मालूम होना चाहिए ना। भारत की सबसे लंबी नदी मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि भारत में बहने वाली वो सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी, और भारत में बहने वाली यानी कि भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वो नदी ब्रह्मपुत्र है, जो गंगा नदी से क्या लंबी है ना। गंगा से आई थिंक 25 या 30 किलोमीटर क्या लंबी है। तो गंगा नदी, यस आपका राइट आंसर हो जाएगा। रजनी, आपका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र ना, गंगा से लंबी नदी है। और ये भारत की क्या है, यस भारत से होकर गुजरने वाली विश्व की, सॉरी, भारत लंबी नदी है ना, लंबी नदी है जो भारत से होकर गुजरती है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है ना। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो गई। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी, वो भारत से होकर गुजरने वाली थी, और ये क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी जो भारतीय क्षेत्र में ही बहती हो, वो बताना है आपको कौन सा सही होगा। यस रजनी, आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन यस गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है ना, याद रखना है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कावेरी, कावेरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है ना। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है ना, आपको बताना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। यस प्राची, गंगा इज राइट आंसर ना, गंगा क्या है, सही आंसर है। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है ना, तो दिल्ली में। दिल्ली में तो होगा नहीं, ओके, पार्लियामेंट के ऊपर ना, दिल्ली में तो होगा नहीं बिल्कुल। मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार का एक क्या है, छोटा सा द्वीप है। ओके, बैरन द्वीप। और चौथा ऑप्शन क्या है, कश्मीर। चौथा ऑप्शन क्या है, कश्मीर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर ना प्राची, सही आंसर है। यस रजनी, आपका भी आंसर सही है ना, ये हो जाएगा बैरन द्वीप। कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है बैरन द्वीप, जहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जहाँ पे हमेशा उद्गम, ज्वालामुखी का उद्गम होता रहता है ना। ओके, तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार का हिस्सा है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ये गाना जरूर सुनना ना आप लोग, ये गाना जरूर सुनना। ये मेरा स्टूडेंट है जिसको मैंने होम ट्यूशन पढ़ाया करता था पहले, अभी भी वर्तमान में भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये इन्होंने गाना गाया था, कौन सा, तेरी मिट्टी में मिल जावा ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा। काफी अच्छा क्यूट सा सॉन्ग है। ओके, सुनना जरूर आप लोग। इनका नाम क्या है, इरफान अली, इरफान अली ना। काफी होनहार बच्चे हैं ये, तो सुनना जरूर ये गाना। और शॉर्ट्स वीडियो में मेरे चैनल पे, कहाँ पे, शॉर्ट्स वीडियो में जाइएगा तो वहाँ पे ये मिल जाएगा। ओके, 31 सेकंड का ये मात्र, ताकि गाना ये पूरा जो गाए हुए हैं वो पूरा वीडियो है, मैं इसको कभी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा।
तो ये हो जाएगा ना, इसका गाना जरूर सुनिएगा लिंक पे क्लिक करके। हालांकि मैं नहीं लिंक पे क्लिक करूंगा, नहीं तो कट जाएगा मेरा ये। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से ना। आपको बताना है, मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ, आपको कमेंट करके मुझे बताएं। महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गंगोत्री ग्लेशियर या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर। आप मुझे कमेंट करके बताइए फटाक दे इसका आंसर। हालांकि थोड़ा टफ है। यस, ये जो है गाना, और भी गाना याद करके रखा है, हालांकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है इस समय, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो गाना ना। जल्दी मैं ऐसा और छोटे छोटे उसके गाने गवा गवा कर शेयर करूंगा। देखिए इसका सही जवाब क्या है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है ना। कृष्णा नदी का, ओके रजनी कोई बात नहीं ना, अपने सिस्टर से करा लीजिए, ताकि ना उनसे कनेक्ट करा लीजिए, हो सके तो, या भैया से, या फिर अगर नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं ना, फिर नेक्स्ट टाइम। चलिए हमारा अगला ये महाबलेश्वर से। यस, महाबलेश्वर, कृष्ण भगवान भी क्या थे, महाबली ही थे ना, तो महाबलेश्वर से ना। महाबलेश्वर से राइट आंसर। ओके, महाबलेश्वर इज राइट आंसर। देखना कृष्ण भगवान क्या थे, बलवान थे, तो बलवान थे तो महाबलेश्वर बल। ओके, तो ऐसे कनेक्ट करके भी हम याद कर सकते हैं ना, ऐसे कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। तो बलवान थे इसीलिए बले बलवान मतलब महाबलेश्वर से। और त्र्यंबकेश्वर से दूसरा नदी निकली आई थिंक, महानदी, त्र्यंबकेश्वर से, सॉरी। हाँ, त्र्यंबकेश्वर के पास से ना नर्मदा और ताप्ती, सोन और एक और नदी त्र्यंबकेश्वर के पास से ही निकलेंगे, ये 4 नदियों का उद्गम होता है। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यस रजनी, आपका आंसर सही है ना। आपका आंसर क्या है, सही है, महाबलेश्वर। और प्राची आपका भी आंसर सही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है ना। ओके, देखिए जो रूर प्रदेश है यह जर्मनी में है ना। जर्मनी में क्या है, रूर प्रदेश है। और वहाँ पे राइन नदी है, एक राइन नदी है, उस नदी के आसपास काफी अधिक मात्रा में ना। अच्छा ठीक है, मैं भी हॉटस्पॉट खोला हुआ हूँ ना, मेरे भी मोबाइल से लैपटॉप कनेक्ट है और ये फिर मोबाइल भी कनेक्ट है, तो आप चाहो तो मुझसे भी कनेक्ट करा सकते हो है ना। और मेरे लिए ये अवेलेबल है, हालांकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है ऑनलाइन जिससे हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर सके अपना डाटा ना। अ, हो सके तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जो रूर प्रदेश है ना, रूर प्रदेश यह जर्मनी में है, एक छोटा सा जगह है रूर प्रदेश, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है, हालांकि कोयला का भी वहाँ पे उत्खनन किया जाता है। तो उसी के नाम पे भारत का रूर प्रदेश, यह झारखंड में है ना, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे भी बहुत अधिक मात्रा में खनिज, कोयला वगैरह और भी कई चीज यहाँ पे उत्खनन किया जाता है ना। ओके, तो ये याद रखना, छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, याद रखना है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है ना, आपको बताना है को कौन सा प्राकृतिक क्या है, सीमा है ना, सीमा का निर्धारण करती है, वो कौन सा, क्या करता है। यानी कि उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को, उत्तर प्रदेश की मुख्य भूमि को और दक्षिण भारत की मुख्य भूमि को क्या करता है, अलग करता है, 2 भागों में बांटता है। आपको बताना है कौन सा है, कमेंट करके मुझे बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। और विंध्यन पर्वत श्रेणी, या फिर हिमालय श्रेणी, या फिर एंडीज। एंडीज विश्व की क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ना। ओके, एंडीज या फिर रॉकी, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विंध्यन पर्वत श्रेणी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विंध्यन पर्वत श्रेणी उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है, यानी कि बांटता है। ओके, देखिए आप लोग, मुझे लगता है कि बस कुछ ही प्रश्न और बचे हुए हैं, उसके बाद मैं इस स्ट्रीम को बंद कर दूंगा है ना। ओके, तो देखिए, तो जुड़े रहिए अगर अगर डाटा बचा हो तो ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है। पहला ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर, दूसरा न्यू गिनी सॉरी न्यू दिल्ली, और चौथा कोलकाता, पांचवा चेन्नई, सॉरी चौथा चेन्नई। ओके, जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से चुनना है आपको। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है, सॉरी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, गंगा एवं यमुना कहाँ मिलती हैं, आपको बताना है। गंगा एवं यमुना कहाँ पे मिलती हैं, किस स्थान पे ना। गंगा एवं यमुना किस स्थान पे मिलती हैं। यस, प्राची आपका आंसर सही है ना, प्रयागराज में।
प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, हालांकि एक पौराणिक नदी जो पुराणों में जिनका नाम मिलता है सरस्वती, वो भी यहीं पे प्रयागराज में ही गंगा यमुना से मिलती हैं, तीनों नदियां। ओके, और यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है ना, जो हर 12 साल में लगता है। कुंभ का मेला 11-12 साल, ओके, आई थिंक 11 साल या 12 साल, मैं वो कंफ्यूज हो गया हूँ। ओके, तो कुंभ का मेला भी यहाँ पे लगता है। ओके, तो याद रखना प्रयागराज में। और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अरावली। अरावली ये क्या है? यस प्राची, आपका आंसर सही है ना, प्रयागराज, राइट आंसर। और देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, गुरु शिखर सॉरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, एवरेस्ट, नंदा देवी या फिर मंसालू? आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। जो क्या है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है, जहाँ से दिल्ली से लेकर के आई थिंक राजस्थान से होकर गुजरात तक भी ये जाती है ना, ये पर्वत श्रेणी। तो आपको बताना है इसमें से सबसे ऊंचा कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अभी प्राची कमेंट करेंगी। कमेंट कीजिए फटाक दे इसका आंसर। सही आंसर क्या हुआ इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर ना, गुरु शिखर इज राइट आंसर। यस प्राची, आपका आंसर सही है, गुरु शिखर। गुरु शिखर इज राइट आंसर। चलिए हम एवरेस्ट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नंदा देवी क्या है? ये आई थिंक एवरेस्ट, केटू, गार्डविन, उसके बाद कंचनजंगा, आई थिंक चौथा या पांचवा नंबर पे आता है नंदा देवी। नंदा देवी चौथा या पांचवा नंबर पे आता है नंदा देवी, जो हिमालय की सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना उनमें। ओके, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जस्ट अब हमारा ये क्लास जो है ना खत्म ही होने वाला है। थोड़ी देर में मैं इसे समाप्त कर दूंगा, जब जब हमारा जो जिन प्रश्नों को मैं अगले प्रश्न में अगले वीडियो में सॉल्व नहीं करा पाया था, बस वहीं पे जाकर के मैं खत्म कर दूंगा। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको बताना है। काफी इजी प्रश्न है, मुझे लगता है कि आपको पता भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और गार्डविन आसन क्या है? ये दूसरा है ना, जो इसमें पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके यानी कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? कंचनजंगा। यस प्राची, आपका आंसर सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है, वो तीसरा नंबर पे आता है। और मंसालू मंकालू आई थिंक उसके बाद नंदा देवी आ जाएगा ना, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है। आप चेक कर लीजिएगा। और पांचवें नंबर पे आता है मंसालू या मंकालू, मंसालू और फिर मंकालू। ओके, ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। यहाँ पे विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत यहीं पे पाए जाते हैं ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये जो जितने ऊपर पर्वत थे ना, ये नंदा देवी, मंसालू, मंकालू, वो सारे के सारे कहाँ पे थे? यस, कॉम्पिटिटिव स्टडी। आपका हमारे चैनल लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। प्राची जी और रजनी जी, मैं आपको बताना चाहूँ ना, ये जो आई है ना, ये मैम, इनका भी एक चैनल है जिनका नाम क्या है? कॉम्पिटिटिव स्टडी। आप लोग चाहें तो इनके चैनल से जुड़ सकती हैं। और ये उस पर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड ये क्लासेस उस पर अपलोड करती हैं। तो आप लोग इनके चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। इनका चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव स्टडी। तो फिर इनके चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा आप लोग ना। काफ़ी अच्छा इनका जो पढ़ाने का तरीका है ना, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी रोमांचक लगता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओके, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट वो था ना, एवरेस्ट, सॉरी। यस प्राची, यस अनाईमुड़ी है ना, अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी राइट आंसर। ओके, मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव स्टडी आपने ऊपर वाले का आंसर दिया है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इज राइट आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और गार्डविन आसन क्या है? ये भारत की सबसे ऊंची क्या है? पर्वत श्रेणी है, हालांकि यह इसमें पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। और जो भारत के क्षेत्र में वर्तमान में स्थित है वो है कंचनजंगा ना। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो इसमें भारत के क्षेत्र में है। हालांकि पीओके भी भारत का ही क्षेत्र है, परंतु उसे वो इसमें पाकिस्तान के कंट्रोल में ना। तो ये हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है
आपको बताना है ना, वह नदी जो पूरब से पश्चिम बहकर अपना जल अरब सागर में गिराती है, वह नदी जो पूरब से पश्चिम बह करके अपना जल अरब सागर में गिराती है। ओके, कॉम्पिटिटिव स्टडी आप जो है ना, आप मेरे जो लेटेस्ट में जो मेरा प्रश्न गया होगा उस पे आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ये जो प्राची जी हैं और रजनी जी है ना, आपके चैनल पे पहुंच सके। उस पे आपके प्रोफाइल पिक पे क्लिक करके ना आप उस पे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वह नदी जो पूरब से पश्चिम बहकर अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो ये हो जाएगा, आप इसका जवाब दीजिए। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर गंगा नदी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है ना? तो नर्मदा, ताप्ती, या उपरोक्त दोनों, या गंगा। तो इसका मैं अब जल्दी से जल्दी इसका जवाब देता हूँ। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों नदियाँ काफी प्रसिद्ध नदियां हैं, और दोनों आई थिंक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ना। त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। यस प्राची, आपका आंसर सही है ना? ए एंड बी दोनों क्या है? सही आंसर है, ए एंड बी दोनों राइट आंसर। तो ये दोनों नदियां, नर्मदा और ताप्ती, दोनों की दोनों नदियां त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती हैं, और ये अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी अपना जल कहाँ गिराती है ना? नर्मदा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? सॉरी, अभी जस्ट मैंने ऊपर जिक्र किया था ना, अरब सागर में गिराती है ना, अरब सागर में। ओके, नर्मदा नदी अपना जल कहाँ पे गिराती है? अरब सागर में गिराती है। ओके, तो बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल नहीं ना होगा, और प्रशांत महासागर लगता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है ना। ये दोनों तरफ क्या है, हिंद महासागर का ही भाग है। बे ऑफ बंगाल और अरब सागर दोनों क्या है, हिंद महासागर के ही भाग हैं। तो ये प्रशांत महासागर तो होगा नहीं, इनमें से कोई बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है ना। मुझे लगता है कि ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद खत्म ही हो गया ना। तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आपको बताना है। मैं इसका इंतजार करता हूँ। यस प्राची, आपका आंसर सही है, बाघ ना। बाघ क्या है राइट आंसर। वेलकम कॉम्पिटिटिव स्टडी। हम दोनों लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे ना, और सपोर्ट करके आगे बढ़ते रहेंगे। वेलकम। चलिए ये देखिए, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय पशु ना, भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है ना, आपको बताना है। ऑप्शन इज राइट आंसर, बाघ। बाघ क्या है, सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है ना, आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गांगे डॉल्फिन, गाय, घोड़ा, नीलगाय। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गांगे डॉल्फिन, गाय, घोड़ा, या फिर नीलगाय, आपको बताना है। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन ना, गांगे डॉल्फिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और गाय बिल्कुल नहीं है ना, घोड़ा भी नहीं है, और नीलगाय भी नहीं है। नीलगाय जो है यह आई थिंक बिहार का राष्ट्रीय पशु है क्या? नीलगाय, यस, शायद बिहार का राष्ट्रीय पशु है। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है। और जहाँ तक मुझे पता है नीलगाय ही है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है ना, आपको बताना कि भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, जिस लिपि में लिखा जाता है हिंदी। तो वो है वर्तमान में क्या है, देवनागरी। देवनागरी क्या है, भारत की राष्ट्रीय लिपि है, जिसमें हम लोग लेफ्ट से राइट तरफ लिखते हुए जाते हैं ना, बढ़ते हैं। ओके, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा देवनागरी हो जाएगा। धम्म लिपि क्या है, जो सम्राट अशोक अशोक मौर्य थे ना, सम्राट अशोक मौर्य, उन्होंने जो जिस लिपि का प्रयोग किया था, उसे उनके उस जो लिपि लिपि का प्रयोग किया था, उसका नाम है धम्म लिपि। और उसने उन्होंने पाषाण यानी पत्थर के बहुत बड़े शिलालेखों पे लेख लिखवाया था, उसे वो क्या बोलते हैं, धम्म लिपि। धम्म लिपि में ही उन्होंने उस पर लेख लिखवाया था। तो ये हो जाएगा देवनागरी। नो कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑप्शन सी, ये नहीं, बिल्कुल नहीं ना। देखिए जो ब्राह्मी लिपि है, अ, ब्राह्मी लिपि, जो धम्म लिपि है ना, धम्म लिपि क्या है, प्राचीनतम है। भारत में अब तक जितनी भी लिपियां पढ़ी गई हैं उनमें क्या है, प्राचीनतम है। हालांकि खरोष्टी लिपि भी उसी समय की खरोष्टी लिपि और अरामाइक लिपि भी, खरोष्टी में भी और अरामाइक लिपि में भी जो सम्राट अशोक मौर्य थे उनके लेख मिले हैं, जो अफगानिस्तान की सीमा से मिले हैं। जो उसके बाद जो धम्म लिपि के बाद जिस लिपि का उद्भव हुआ वो थे ब्राह्मी लिपि था ना, ब्राह्मी लिपि। उसके बाद ब्राह्मी लिपि
अभी मैं हिस्ट्री में इसमें कुछ दिन से पढ़ नहीं रहा हूँ, भूल रहा हूँ। ओके, तो ब्राह्मी लिपि उसके बाद आया था, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि आएगा ना। तो वर्तमान में जो भारत की जो राष्ट्र लिपि है वो है देवनागरी लिपि, ये याद रखना है। ब्राह्मी लिपि बिल्कुल नहीं है ना, ब्राह्मी लिपि बिल्कुल नहीं है, वैसे मैं चेक कर लूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी कहाँ पे ना, गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गुजरात की राजधानी कहाँ पे है आपको बताना है। नई दिल्ली, जयपुर, गांधीनगर, ईटानगर। मैं एक बार फिर से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग में मैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराता हूँ जिनको मैं अपने कम्युनिटी टैब में ना, कम्युनिटी टैब में डेली प्रश्न शेयर किया करता हूँ। 4, 5, 6 या फिर 10 प्रश्न भी शेयर किया करता हूँ। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सॉल्व कराता हूँ। ओके, तो याद रखना है। और इस महीने, यानी इस महीने और पिछले 2 महीने से मैं ज्योग्राफी का ही प्रश्न शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस महीने समाप्त हो जाएगा। इसमें केवल इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न ही बचे हैं और मैं इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न इस महीने सॉल्व करके समाप्त कर दूंगा। यस, थैंक यू कॉम्पिटिटिव स्टडी, थैंक यू ना। मुझे लगता है कि अभी आपने शुरुआत किया है तो कुछ दिन में आप भी हो जाएंगी इस तरह से ना। तो ये हो जाएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर। गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। कहाँ पे है? गांधीनगर। यस, गांधीनगर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अच्छा, नई दिल्ली कहाँ की? भारत की राजधानी है ना। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल ओके, अरुणाचल प्रदेश कहाँ की राजधानी है? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ देखिए, जो कॉम्पिटिटिव स्टडी है ना, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होइएगा। आप लगातार अपने चैनल पे काम करते रहिएगा और काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाएंगी आप ना। आप बस अपने कंटेंट पे ध्यान देते रहिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होता है? श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होता है? डॉल्फिन क्या है? ओके, श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होता है आपको बताना है। श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या फिर सुगारू जल संधि। देखिए 4 लोग लाइव लाइव आप लोग देख रहे हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना प्रश्न समाप्त कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रश्न, अब इसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे उसे मैं अपने प्रीवियस लाइव स्ट्रीमिंग में सॉल्व करा चुका हूँ। हालांकि 4 लोग देख रहे हैं तो इसलिए मेरा क्लास समाप्त करने का इच्छा नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे कंटिन्यू रखूँ और जब तक 1-2 लोग लाइव ना हो जाए। तो आप लोग जब तक जुड़े रहिए। अगर आप लोग अगर जाना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी समय वीडियो समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं इसके पहले, इसके बाद जितने भी वीडियो को प्रश्न आएंगे मैं उनको सॉल्व करा चुका हूँ अपने चैनल पे। लाइव स्ट्रीमिंग में सॉल्व करा चुका हूँ। तो आप अगर आपकी जाने की जब भी इच्छा हो या फिर नेट खत्म हो जाए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ना, मैं वहीं पे लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दूंगा। तो ये देखिए, और श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होता है? ये तो ये हो जाएगा पाक जल संधि ना। पाक जल संधि द्वारा क्या होता है? श्रीलंका अलग होता है, भारत की जो मुख्य भूमि है उससे अलग होता है ना। जो राम सेतु है ना वहाँ पे, ओके, राम सेतु, तो उसके मन्नार की खाड़ी है ना। नीचे मन्नार की खाड़ी है, ऊपर पाक की खाड़ी है। तो उन दोनों को क्या करता है? पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। सॉरी, श्रीलंका और भारत के बीच में ही पाक जल संधि है। ओके, तो याद रखना है। और पाक से पाकिस्तान नाम भी याद आता है। एक बार मैं जब एनडीए का एग्जाम देने गया था वहाँ पे इस प्रश्न को गलत कर दिया था। मुझे लगा पाक मतलब पाकिस्तान, और पढ़ा नहीं था अच्छे से, तो उस समय मैं इस प्रश्न को साल गलत कर दिया था। तो ये हो जाएगा पाक जल संधि ना। चलिए हम चलते। अच्छा, सुगारू जल संधि कहाँ पे है? सुगारू जल संधि जो है ना, ये जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है, याद रखना, जापान में। और जिब्राल्टर जल संधि, और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है ना, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखना। और जिब्राल्टर जल संधि और मलक्का जल संधि ये वर्तमान में ना सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इसके पास है। जो क्या है, ठीक है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है ये मलक्का जल संधि। हालांकि प्रशांत महासागर नहीं, दक्षिण चीन सागर। अब मेरा क्लास लेट चल रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा पाक जल संधि ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में है? भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में है आपको बताना है। यस, कॉम्पिटिटिव ज्ञान, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुझे लग रहा है कि आप लेट दिख रही हैं, आप लेट दिख रही हैं, इसलिए जवाब लेट आ रहा है आपका।
तो ये देखिए भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में है ना, भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान। इनमें से आपको बताना है कि किस राज्य में है पूर्वी बिंदु। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान ना। तो देखिए जो पूर्वी बिंदु है ना उसका नाम है की बी थू। ये अरुणाचल प्रदेश में ना, याद रखना अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम है की बी थू। ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अच्छा एक चीज बताना है आपको, नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से प्राची सिंह आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, जो ऊपर गया है ना अरुणाचल प्रदेश, वो ऑप्शन ए क्या था, सही जवाब था आपका। देखिए जो इसका नेपाल से जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यस, कॉम्पिटिटिव स्टडी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम एक बार फिर से। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, उपरोक्त सभी। अब प्राची मैं अब यहाँ से अपना जो क्लास है ना समाप्त करना चाहता हूँ। बहन मैं अपना क्लास यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं मैं उनको अपने प्रीवियस में जो लाइव स्ट्रीम किया था उसमें मैं समाप्त कर चुका हूँ। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लाइव स्ट्रीम में मिलता हूँ या फिर कल आई थिंक लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं कल, अगर हो सकता है, अगर तबीयत सही रहा तो मैं कल रिकॉर्ड करके ना उसे लाइव चला दूंगा। ठीक है, तो फिर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और आप इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, गुरुकुल की परंपरा रही है ना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, तो जरूर कीजिएगा और उपनयन संस्कार भी कंप्लीट कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।